पैटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम पूरा का पूरा एमसीक्यू मैं पढ़ा चुका हूँ। किसी वजह से अगर एंगल ये बेसिकली ये डायरेक्ट ये सीधा नहीं होता, एंगल यहाँ पे थोड़ा सा फीमर जो होती है ना वो ओब्लीक होती है, तो उसका यहाँ पे एंगल ऐसे आता है, फिर ये नीचे आता है। तो इसका ये होता है कि बिल्कुल नी कैप के बिल्कुल नीचे आपको पेन रहना शुरू हो जाती है। ना तो उसको कोई जो है मेनिस्कल टियर है, ना उसको कोई लिगामेंट इंजरी है, कोलेटरल लिगामेंट मीडियल या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी है, ना तो उसको कोई एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी है। आपने सारा कुछ रूल आउट कर लिया, आपने जॉइंट स्पेस को रूल आउट कर लिया, आपने एक्सरे करवा लिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, आपने ESR CRP करवा लिया, कोई सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसको इसके नीचे पेन रहना शुरू होगी। इसको ज़्यादातर प्रपोजिटली कहा यह जाता है कि जो लोग इसको ज़्यादा एग्रेसिवली यूज़ करते हैं, या अभी मैराथन रनर्स होते हैं, या कोई स्पोर्ट्स की करीब आने वाली स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये इस तरह की पेन शुरू हो जाती है। तो एरिया ऑफ पेन जो है वो बिल्कुल पैटेला के नीचे वाला एरिया है, और आपको इसके अलावा कोई और साइन मिलता नहीं है। और ये रनिंग और निगोशिएटिंग स्टेज, अच्छा ये पेन जो है वो बढ़ कैसे जाती है? आप लंजेस करोगे, ऐसे ऐसे करके लंजेस करोगे बढ़ेगी, या आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, सीढ़ियों को या स्टेयर्स को निगोशिएट कर रहे हो, तब बढ़ेगी उस वक्त जब आप क्वाड्रिसेप्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ इवन ये भी देखा गया है कि मैल अलाइनमेंट और ओवर यूज़ की वजह से होता है। और एक्यूट इंजरी टू नी, यानी कि ट्रॉमा टू नी हो जाए, या जॉइंट मैल अलाइंड हो, या ओवर यूज़ हो जाए, तो फिर इसके अंदर जो है ये पैटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम होता है। लेकिन देखा इसके साथ क्या गया, एट्रोफी और वीकनेस ऑफ क्वाड्रिसेप्स और हिप एबडक्टर्स, हिप के एबडक्टर्स का या क्वाड्रिसेप्स का एट्रोफी हो जाती है। अब देखें, नी जॉइंट के ऊपर, नी कैप के ऊपर दोनों ही स्ट्रेन डालते हैं, कौन? क्वाड्रिसेप्स और आइलियोटिबल ट्रैक के थ्रू जो एबडक्टर्स हैं उसके, वो वाले। तो अगर कोई पेशेंट जो है उसको पेन रहने लग गई है पैटेला के नीचे, तो वो क्या करेगा? वो कंपनसेट करने के लिए बाकी मसल्स बॉडी के ज़्यादा यूज़ करेगा और अपनी गेट को थोड़ा सा एंटेल्जिक कर लेगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा, ऐसे ऐसे करके, दोबारा दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे करके चलेगा, मतलब उसका स्विंग फेस छोटा हो जाएगा और वो ऐसे ऐसे करके करेगा। हाँ, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि वो बाकी मसल्स को ज़्यादा यूज़ करना चाह रहा है, और क्वाड्रिसेप्स को या उस वाले मसल्स को जो पैटेला के ऊपर एक्शन करते हैं उनको कम यूज़ करना चाह रहा है। तो जाहिर है कुछ महीनों के बाद उसकी डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी, और वो वाले मसल्स जो हैं, इसको पेन को इलिसिट किया जा सकता है कि अगर उसी मसल्स को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, उसको कहो कि क्वाड्रिसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करे, पेन इलिसिट हो जाएगी। उसको कहो कि स्टेयर चढ़ने की कोशिश करे, पेन इलिसिट हो जाएगी। उसको कहो कि यकदम टर्न ले, क्वाड्रिसेप्स यूज़ हुआ, पेन इलिसिट हो जाएगी। ये पैटेलो फेमरल पेन सिंड्रोम का एग्रेवेटिंग प्रोवोकेट किया जा सकता है। इसको फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके लिए स्क्वाट करवाओ, लंजेस करवाओ, तो उससे ये हो जाएगा। और पेन या क्रैपिसेट इलिसिट किया जा सकता है नी को एक्सटेंड करने के पैटेला के नीचे। क्रैपिटस आपको मिल सकता है, पैटेला का क्रैपिटस, यानी कि प्रपोजली हो सकता है फिर कि जो इंफ्रापेटालर बर्सा है, वो बर्सा जो पूरी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। इमेजिंग इसमें नॉर्मल मिलेगी। बाकी मैनेजमेंट इसकी है, मैनेजमेंट इसकी क्या करनी है आपने कि स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज फॉर क्वाड्रिसेप्स एंड हिप एबडक्टर्स, उन मसल्स की जिनकी एट्रोफी हो चुकी है उसकी स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइज आप करवाएं, ताकि जो है वो पैटेला को जो है इस तरह यूज़ करें कि उसकी जो मैल अलाइनमेंट या बाकी सारी चीज़ें हैं उनको भी करेक्ट तो वैसे करना चाहिए, वरना तो फिर पैटेलो फेमरल सिंड्रोम परसिस्ट करेगा। लेकिन अगर उसकी बाकी चीज़ें आपने सेकेंडरी कॉजेज आपने एड्रेस कर ली हैं, तो अब आप उसकी जब स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाओगे तो वो पैटेला और उसके टेंडन को कम से कम यूज़ करने की कोशिश करेगा और कंपनसेट होके तो बेहतर हो जाएगा। तो उसको आप कौन सी वाली एक्सरसाइज करवाओगे? ये वाली योगा करवाओ, ऐसे करके। वो जो कुर्सी नहीं बनाते वो बनाओ, तो क्या होगा कि ये जो क्वाड्रिसेप्स हैं उसके ऊपर आइसोटोनिक कंट्रैक्शन उसकी होगी, यानी कि लेंथ उसकी चेंज हो जाएगी। लेंथ उसकी, आपने मसल को एक्सटेंड करवा लिया, तो इसका जो सेंटर है वो, इसको कहते हैं एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस। एक्सेंट्रिक का मतलब ये है कि मसल की बेली थी पहले ऐसी, ठीक है, लेकिन अब उसके फाइबर को आपने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा के दूर ले गए हैं, मसल की लेंथ बढ़ा ली है। मसल की लेंथ बढ़ाने से पहले जो उसका ये वाला सेंटर था, अब उसका ये सेंटर आगे निगोशिएट होकर ये दूर चला जाता है, दूर यहाँ चला जाता है। तो ये सेंटर जब चेंज हो जाता है लेंथ चेंज होने से, तो इसको कहते हैं एक्सेंट्रिक। तो इस मसल की लेंथ बढ़ा के उस जगह पे उसको ऐसे रुकवाए रखो, तो ये हो गया एक्सेंट्रिक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक ये होता है कि आप उसको ऐसे ऐसे भगवाते रहो। उसमें क्या होता है कि मसल की जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही होती, लेकिन आप उससे काम करवा रहे होते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे जाकर दूर ले जाकर किसी
ख़ास मुद्रा में ले जाके उसको, जैसे योगा कहते हैं यार, योगा के ख़ास आसन जो होते हैं उन आसन में जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं वो यही करवाती हैं सारी। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन सारी हो गई इसकी, और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज और शॉर्ट कोर्स ऑफ एनसेट्स भी दे सकते हैं जब तक कि पेन बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड है तो उसमें दे सकते हैं। लो बैक पेन 4 वीक से कम है तो एक्यूट माना जाता है, 4 वीक से 12 वीक्स को सब एक्यूट माना जाता है, और 12 वीक से ज़्यादा वाले को क्रोनिक माना जाता है। एक्यूट पेन में हम सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देते हैं और वेट एंड वॉच करते हैं। डिस्क अगर स्लिप हुई हो या डिस्क फटी हुई हो या कहीं पर कंप्रेशन हो तो वो खुद बहुत ठीक हो जाता है। 4 से 12 वीक से बाद हम थोड़ा सा सोचना शुरू करते हैं कि भाई इसका एमआरआई कराओ या इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन कराओ और देखो कि क्या ये डिस्क बहुत बड़ी है तो उसको काट के निकालना, लेमिनेक्टमी करनी पड़नी है, या उसकी जो है आपको डिस्केक्टमी करनी पड़नी है। यहाँ पे मैं न्यूरोसर्जरी का रेजिडेंट है तो हम तकरीबन मेरे प्रोफेसर ने 5 साल के अंदर 3000 मिनिमल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमीज की हुई हैं। MED उसको कहते हैं प्रोसीजर को। ये बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है क्योंकि मेरा प्रोफेसर जो है ही इज़ एन अमेरिकन न्यूरोसर्जन। ठीक है जी, तो अब नाम लेना मेरे ख्याल है शायद सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगेगा कि मैं अपने प्रोफेसर की जो है वो कर रहा हूँ। बाकी अगर किसी दिन ज़रूरत पड़ी तो मैं नाम ले भी सकता हूँ। ठीक है जी, लेस देन 4 वीक्स एक्यूट माना जाता है उसको। अब देखें आप कंडीशंस क्या हैं। मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, देखें जी 3 ही चीज़ें हैं बैक के अंदर, मसल है, बोन है और नर्व्स हैं, यानी कि नर्वस टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड, उसकी एग्जैक्टिंग नर्व्स और ये सारी चीज़ें। इन तीनों के हम पैथोलॉजी को हम रूल आउट करेंगे। ये मस्कुलोस्केलेटल जो है इसमें बोन और मसल को हमने इकट्ठा कर लिया। मैकेनिकल ये सिर्फ स्ट्रेन है, जैसे कि हम कहते हैं चुक पड़ी हुई है, इसके पे ऊपर मैंने पूरा MCQ पढ़ाया हुआ है कि उसको सिर्फ ऐसे करके कुछ चीज़ उठाई तो चुक पड़ गई। अब चुक पड़ गई तो सिर्फ मसल स्पैज़म है ना, उस मसल स्पैज़म को आप नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कोई आपको सेंसरी मोटर लॉस नहीं मिलेगा। स्ट्रेट लेग रेज आप करवाओगे, टांग को ऐसे लिटा के उसकी टांग को ऐसे ऊपर करवाते हैं तो क्या होता है कि जब टांग ऊपर करवाते हैं तो नर्व जो एग्जिट कर रही होती है जिसके ऊपर डिस्क ने कंप्रेशन की हुई है, तो टांग ऊपर करवाने से वो नर्व जो है उसको उसी वक्त फ़ौरन कंप्रेशन महसूस होती है, और जो उसको फ़ौरन कंप्रेशन महसूस होती है उससे उसको शूटिंग पेन इलिसिट हो जाती है। तो जिस एंगल पे शूटिंग पेन इलिसिट हुई है तो उसको हम उतना एंगल SLR को मार्क कर देते हैं। SLR उसको कहते हैं स्ट्रेट लेग रिस्पॉन्स। उसका एंगल होता है 80 पे फ़र्ज़ करो हो गई, 60 डिग्रीज पे उसको एलिसिट हो गई तो हम वो पूरा डिग्री लिख देंगे कि राइट साइड पे इतने पे हुई है और लेफ्ट साइड पे इतने एंगल पे हुई है। तो और इसमें ये वाली साइन SLR भी नहीं मिला आपको, लेकिन पैरास्पाइनल मसल की टेंडरनेस आपको मिल गई, तो इसका मतलब है कि उसको चुक पड़ी हुई यानी कि मसल स्पैज़म है। तो इसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव है, एनसेट्स दो, और उससे ठीक नहीं होते तो नॉन बेंजोडाइजेपिन मसल रिलैक्सन यानी कि साइक्लोबेंजाप्रिन और जो टिजानिडीन होती है मूवैक्स के नाम से आती है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है और बाकी जो है अगर हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसिस या डिस्क स्लिप हो जाए तो फिर आपको रेडिकुलोपैथी मिलेगी, L4-5 पे मोस्ट प्रॉबेबली मिलती होती है, और पॉसिबल पॉजिटिव लेग रेज टेस्ट में पॉजिटिव आएगा और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी इसमें आएगा। मैं आपको लेग रेज टेस्ट दिखा देता हूँ। Test the sciatic nerve and lumbosacral nerve roots for irritation. With the patient supine, the examiner lifts the patient's leg from the plinth by holding it at the calcaneum whilst keeping the knee straight. The hip is flexed up to 90 degrees if tolerated. Flexed up to 90 degrees if tolerated. The leg should be rotated medially. If no symptoms are provoked, the ankle is dorsiflexed, thus placing a further stretch on the sciatic nerve. If the posterior musculature is fully tensed, then the leg is lowered by 5 degrees before dorsiflexing. The test is positive if significant back pain or articular pain in the lower extremity is present. A positive test may indicate sciatic or lumbosacral nerve root irritation, for example, due to a ठीक है जी, ये वीडियो रिजवान इसमें ऐड कर देना। ठीक है जी, मैनेजमेंट इसकी लो बैक पेन की क्या है। अच्छा, यहाँ पे हम थे तो मस्कुलोस्केलेटल, अगर रेडिकुलोपैथी मिलती है तो फिर आप इसको MRI करवाते हैं और फिर आप उसको मैनेज करने के लिए देखते हैं। लेस देन 4 वीक्स तक तो कंजर्वेटिव मैनेज ही करते हैं। उसके बाद हम अगर उसके बाद भी परसिस्ट करती है तो फिर हम देखते हैं कि उसको हम MRI करवा के उसके साथ किस तरह का सलूक कर सकते हैं, क्या उसको हम डिस्केक्टमी और उपचारों में ले जा सकते हैं कि नहीं। स्पाइनल स्टेनोसिस ये होता है, ये सूडो क्लॉडिकेशन है। स्टेनोसिस ये है कि जैसे हमने आपको बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सर्वाइकल स्पाइन का जो डिस्क दरमियान वाली वो कोलैप्स हो जाती है, ऊपर वाला मोरा नीचे वाले मोरे के बिल्कुल करीब आ जाता है, तो जहाँ से नर्व निकल रही है जाहिर है वो भी तो कोई सुराख है ना, तो अगर उस आपने दरमियान में जो सपोर्ट है उसके नीचे से हटा ली तो दोनों मोरे करीब आएंगे, तो वो जो अबैटिंग नर्व एग्जिटिंग नर्व है
वो स्पाइनल फोरामेनी के दरमियान ट्रैप हो जाती है, इंट्रैपमेंट हो जाती है उसकी, यानी कि वो फंस जाती है, तो उसके ऊपर पेन रहना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेट लेग रेज उसमें भी पॉजिटिव आता है, और उसमें जैसे ही आप स्पाइन को एक्सटेंड करोगे तो ज़्यादा पेन होती है। उसमें आप वॉकर साइन होता है, उसको शॉपिंग कार्ट साइन उसको कहते हैं, कि शॉपिंग कार्ट के ऊपर ऐसे करके झुक के बंदा चलता है तो आराम से उसको सुकून से वो चलता रहता है, उसको पेन नहीं ज़्यादा होती, ठीक है। लेकिन अगर जैसे उसके स्पाइन को एक्सटेंड करोगे तो उसको पेन होती है, तो नर्व इंट्रैप हुई होती है ना, तो वो जैसे आप ऐसे करते हो तो वो उसका जो फासला है वो और भी कम होता है, उसको फिर पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो एक्सरसाइजेज करवाते हैं रेडिकुलोपैथी के लिए वो ये वाली होती हैं, ये वाली ऐसे एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन लेट के, ठीक है, या फिर उसको लेट के कहते हैं कि इसको जो है ऐसे करके फ्लेक्स करो और वो सारी चीज़ें करो। सूडोक्लाउडिकेशन है बेटर विद स्पाइन फ्लेक्शन, वर्स विद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के साथ वर्स हो जाती है और फ्लेक्शन के साथ बेहतर हो जाती है। ओल्डर एज में ये प्रेजेंट करती है ज़्यादातर, क्योंकि ओल्डर एज में जो फासला है दरमियान वाला कम हो जाता है और ऑस्टियोफाइट्स वगैरह ज़्यादा बन जाते हैं। कंप्रेशन फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर कभी किसी को अगर मिल जाए तो वो अगर क्रोनिक होगा तो उसमें पेन लेस जो है सेंसरी मोटर लॉस आना शुरू हो जाता है, और अगर एक्यूट होगा तो वो बोन पेन करेगी और पेन ज़्यादा होगी सेंसरी एग्जामिनेशन की निस्बत, उसमें ज़्यादा मसला होगा। इन्फ्लेमेटरी में है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, सोरेटिक आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये सारा पेयर है जो मैंने पेयर पहले लिखा था, HLA-B27 के साथ एसोसिएट होता है। इसका ये एक्टिविटी के साथ बेहतर हो जाता है और रेस्ट के साथ इसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, और इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ये सारे सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज होती है, सीरो नेगेटिव। HLA-B27 इसमें बस हम करवा लेते हैं, जो एक हमें मिल जाता है डायग्नोसिस के लिए कंफर्मेशन मिल जाती है कि जी ये सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी है कोई ना कोई, ठीक है। मैलिग्नेंसी अगर कहीं पे होगी तो वो ज़्यादातर ब्रेस्ट की, लंग्स की, प्रोस्टेट की और थायराइड की, ये 4 जगहों की जो मैलिग्नेंसी है वो मेटास्टेसाइज करती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और फिर एक्स्ट्रा मेडलरी या इंट्राड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल और इस तरह के ड्यूरा के बाहर मेटास्टेसाइज करके, ज़्यादातर ड्यूरा के बाहर ही रहेंगे, क्योंकि मेडला के अंदर जाना मेटास्टेटिक ब्योन ट्यूमर का काम नहीं है। मेडला के अंदर वही वाले होते हैं जो कि अपने लोकल उसका लाइपोमास या उसके अपने जो एपेंडेमोमास और कार्डोमास इस तरह की चीज़ें हैं वो इंटरमीडिएट ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी एज मोर देन 50, वर्स एट नाइट, नाइट में वर्स हो जाती है क्योंकि नाइट में जो है ना कॉर्टिसोल फीड करता है इसको, और कॉर्टिसोल से ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी ट्यूमर होता है तो वो पिछली रात में ज़्यादातर ज़्यादातर स्वेलिंग के साथ और पेन के साथ वो प्रेजेंट करता है, और इसमें अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है, कार्डियक वेनस सिंड्रोम बेस में हो सकता है। बाकी वर्स एट नाइट का जो है ना पोजीशन के साथ भी रिलेशनशिप है, क्योंकि रात में बंदा सीधा जब लेट के सोता है तो उसके अंदर कंप्रेशन आहिस्ता 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 कंप्रेशन इस लेवल तक पहुंच जाती है कि पिछली रात उसको पेन बहुत ज़्यादा होती है, उठ के बैठ जाता है। कार्डियक वेनस सिंड्रोम के जो ट्यूमर है, अगर वो कोनस मेडुलरिस से, ये स्पाइनल कॉलम यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये फाइलम टर्मिनल है, ये सेक्रल प्रमोन्ट्री है, इसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनल। ये सारा जो है ये पाया मैटर है, पाया मैटर, और अगर इसके बाहर आके यहाँ से जो सब एरकनॉइड मैटर है वो यहाँ पे आके लगता है, इसको फाइलम टर्मिनल इंटरनम कहेंगे, टर्मिनल इंटरनम, इसको कहेंगे एक्सटर्नम, फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। तो ये दोनों जो फाइलम टर्मिनल, इसके दरमियान ये जो थिकल सैक है, यहाँ पे गुच्छा पड़ा होता है नर्व्स का, गुच्छा जो सारा यहाँ से निकल के ये तैयार होता है, क्योंकि नर्व्स तो हैं वो सेक्रल प्रमोन्ट्री तक बी वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही होती हैं, लेकिन स्पाइनल कॉलम जो है वो L1 लेवल पे ख़त्म हो जाता है। तो बाकी जो नर्व्स ने नीचे आके एग्जिट होना होता है वो पूरा गुच्छा जो है वो उस तरह, जिस तरह घोड़े की पूंछ होती है ना, घोड़े की पूंछ के ऊपर इस तरह पूरा करके एक गुच्छा सा बना होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कॉर्डा। कॉर्ड का मतलब हो गया पूंछ, और इक्वेना का मतलब हो गया घोड़े की। तो घोड़े की पूंछ जो है उसके जैसा ये जो जगह है, अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर आ जाए यहाँ पे रिजाइड करे और इसको कंप्रेस करे, इन नर्व्स को, अबेटिंग नर्व्स को, तो उसके नर्व्स के साइन तो अपनी जगह पे आएंगे, साथ में उसको जो है यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस भी हो जाएगी। यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस इज द हॉलमार्क साइन फॉर कार्डियक वेनस सिंड्रोम। दिस इज एन इमरजेंसी, विद इन 24 आवर्स आप इसको डिकम्प्रेस करेंगे तो गुड प्रोग्नोसिस होता है। और कार्डियक वेनस सिंड्रोम यानी कि यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस का जो सारे सिम्टम्स हैं वो उससे बचत हो जाती है, बंदा बच जाता है, ठीक है जी। इन्फेक्शन में क्या है कि आईवी ड्रग अब्यूजर होगा या डायबिटीज़ हो गया, उससे रेसेंट इन्फेक्शन होगी, तो उसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉलम के पीछे एक पस
वाला जो है वो इन्फेक्शन का पसी वो बन जाता है। और उसका ये है कि अभी फ़र्ज़ करो किसी को टीका लगा है, स्पाइनल कैथेटर लगा है, किसी को स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए ऑपरेशन किया है एक हफ़्ता पहले, अब उसको जो है वो मोटर वीकनेस आ गई है, सेंसरी वीकनेस आ गई है, और वो भी लोअर लिम्ब की, जिस जगह पे टीका लगाया कि उसके आसपास की है, या तो फिर वहाँ पे हीमाटोमा बना हुआ है, या तो फिर वहाँ पे पस वाला जो है वो सारी जो है पॉकेट बनी हुई जो कंप्रेस कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को या नर्व्स को। तो ये एक इमरजेंसी है, इसको भी आपने देखना है। आपको फीवर मिल सकता है, आपको उसके साथ जो है पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन मिल सकती है, और सेंसरी मोटर लॉस मिल सकता है, न्यूरोलॉजिकल साइन जिसे कहते हैं, डेफिसिट जिसे कहते हैं, वो मिल सकता है। तो आपने साथ में उसका रिस्क ये होता है कि हैवी अब्यूज़र में और डायबिटिक में, क्योंकि इन लोगों में इम्यूनोसप्रेशन हो चुकी होती है, पेन, फीवर, पॉइंट टेंडनेस ये मिलेगी, तो आप फ़ौरन एमआरआई करवाएंगे, एमआरआई करवा के उसको देखेंगे और एक्सप्लोर करके उसको फ़ौरन सक करके निकालेंगे बाहर, वरना अगर आपने देर की तो आप नर्वस टिश्यू को लॉस कर जाएंगे। ठीक है जी। मैकेनिकल एक्यूट बैक पेन का ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेस देन 4 वीक है तो आपने मॉडरेट एक्टिविटी एनसेड और एसिटामिनोफेन दे के उसको मसल रिलैक्सेंट नॉन बेंजोडाइजेपिन वाले, यानी कि साइक्लोबेंजाप्रिन और दूसरा जो टिज़ानिडीन है वो देनी है। स्पाइन मैनिपुलेशन का ये होता है कि आप स्पाइन को थोड़ा सा, ये जो एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं वो उसको मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेशन से बेहतरी आ जाती है। 4 से 12 वीक्स के दौरान अगर हो तो फिर आप इंटरमीडिएट यूज़ ऑफ एसिटामिनोफेन देते हैं और एक्सरसाइज थेरेपी करवाते हैं, उसको स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग और एरोबिक एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे कि उसकी पेन थोड़ी हो सकता है कि बेहतर हो जाए। और TCAs और डोलॉक्सिटिन भी इसके साथ इसको दें, क्योंकि इनका जो है ना सिर्फ डिप्रेशन में रोल है बल्कि इन दोनों का न्यूरोपैथिक पेन में भी रोल है, न्यूरोपैथिक पेन में। ठीक है, तो न्यूरोपैथिक पेन में हम डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी जब होती है तो डोलॉक्सिटिन, हम डिलॉन उसके साथ ऐड करते होते हैं। TCAs भी ऐड किए जा सकते हैं, ये भी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर प्लस उसकी तरह का ही बिहेव करता है, डोलॉक्सिटिन की तरह का। सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि एक्सरसाइज थेरेपी और एजुकेशन करें। ठीक है जी। तो बात यहाँ पर पहुँची कि 4 to 12 वीक्स में एनसेड और एनसेड्स वगैरह और एक्सरसाइज करवानी है। मोर देन 12 वीक्स हो जाएं तो फिर आप TCAs और डोलॉक्सिटिन ऐड कर दें। ठीक है जी। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साइंस ये हैं कि उसमें आपको हॉलमार्क जो सबसे पहली बात है कि एक्सरे करवाएं और आपको सेक्रोइलिक जॉइंट पे वाइडनिंग मिलेगी, वाइडनिंग ऑफ सेक्रोइलिक जॉइंट मिलेगी। इसका पूरा MCQ मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये देख लें, ये वाइडनिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, ये भी जॉइंट की वाइडनिंग, तो MRI के ऊपर भी ये जॉइंट पूरा वाइडन नज़र आ रहा है। ये आपको सेक्रोइलिक जॉइंट की वाइडनिंग इसमें नज़र आती है, ये इसका हॉलमार्क साइन है। तो क्रोनिक लो बैक पेन वर्स एट नाइट, इंप्रूव विद पेन विद एक्टिविटी, और उसके साथ ये जो है इसमें एंटीरियर यूवेटिस होता है। एंटीरियर यूवेटिस में मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, और इसमें जो है एओर्टिक रिगर्ज भी इसके साथ एसोसिएटेड है। HLA-B27 का ये जो क्लस्टर है जिसमें सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथीज होती हैं, ये वो वाला है। लो बैक पेन है, एज 40 से कम पे एज पे ये जो ऑनसेट इसका हो जाता है। अब एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो MCQ मैंने पहले रिकॉर्ड किया उसमें डिटेल में मैंने बताया था कि इसमें इंटरल्यूकिन 17 और TNF अल्फा जो है ये सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है इनका प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के साथ। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो इसके साथ सिनर्जिस्टिक एक्शन के तौर पे काम करती है और सिंडेस्मोसाइट्स बनाती है। सिंडेस्मोसाइट्स वो होते हैं जो कि स्पाइनल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉलम की फिक्सेशन करवाते हैं। ये देखें जी, पूरी बैम्बू स्पाइन मिलेगी आपको। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और नीचे वाले दोनों के दरमियान सिंडेस्मोसाइट्स बनते हैं, और दोनों वर्टिब्रा आपस में कोलैप्स, आपस में फ्यूज़ होते चले जाते हैं। फ्यूज़ होते होते पूरी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी बम्बू की तरह बन जाती है। बम्बू क्या होता है? बम्बू किसको कहते हैं? बांस को कहते हैं, उल्टे बांस बरेली को। मतलब ये कि आप बरेली जा रहे हो जहाँ पे पहले ही बांसों के बाग होते हैं, और आप उनको जो है तोहफे में उनके लिए बांस लेके जा रहे हो, तो दैट इज़ अ वेरी नॉट ब्यूटीफुल थिंग। तो आपको बांस लेके वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको उनके लिए आम लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आम नहीं होते। तो किसी को तोहफे में वो चीज़ दो जो उसके पास नहीं हो। ठीक है, अपनी मर्जी से ना चीज़ें चलाते रहो। यहाँ पे देखें जी, सर्वाइकल स्पाइन है पूरी की पूरी एनक्लोज्ड है। ये देखें, ये पूरी लाइन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे ये देखें पूरा गट्टी हो गई। एनक्लोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस, स्पॉन्डाइल यानी कि वर्टिब्रा की इन्फ्लेमेशन और प्लस उनकी एनक्लोजिंग हो जाती है, तो इसमें सिंडेस्मोसाइट्स बनते हैं। वाइटल कैपेसिटी इसका बेसिकली ये होता है कि चेस्ट के अंदर जो चेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ होती चली जाती है और लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी कम, TLC कम,
FeV1 और FVC जो है इसकी रेशो जो 80% ही रहती है, वो तो नॉर्मल रहती है। और फोर्स, रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों के दोनों ये तो रेज्ड हो जाते हैं, लेकिन कुल मिला के इसकी जो चेस्ट की कैपेसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और पेशेंट जो है लेटर ऑन चेस्ट कंप्रोमाइज़ की वजह से बिल्कुल अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है उसको, ठीक है। एंटीरियर यूवेटिस में बता चुका हूँ, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ इसके साथ एसोसिएटेड है और एओर्टिक रिगर्ज, ये सारे इसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस है। थोरेसिक वेजिंग एंड हाइपरकैफोसिस। थोरेसिक वेजिंग, हाइपरकैफोसिस का ये मतलब है कि ये जो कैफोटिक एंगल है लंबर ये जो डॉर्सल स्पाइन का, वो थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा हो जाता है, कुबड़ापन ज़्यादा हो जाता है हाइपरकैफोसिस। तो ये देख सकते हैं आपको हाइपरकैफोसिस कहाँ नज़र आ, ये देखें, ये नज़र आ रही, ये हाइपरकैफोसिस है, ये डॉर्सल स्पाइन है और उसकी हाइपरकैफोसिस होती है क्योंकि ये सिंडेस्मोसाइट्स बनने की वजह से जो स्पाइन जो एक दूसरे के साथ फिक्स होती चली जाती है ना, तो उसी से ये प्रॉब्लम सारी शुरू हो जाती है। सिस्टेमिक सिम्टम्स इसके हैं फीवर, चिल्स, फटीग, वेट लॉस। एंथीसाइटिस मैं आपको बता चुका हूँ, लिगामेंट जहाँ की उसकी इंसर्शन साइट है उसके अंदर टेंडन और बोन के अंदर पेन होती है। चेस्ट एक्सपेंशन लिमिटेड हो जाती है, स्पाइनल मोबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है और उसको फिर रात में जब वो सोता है या कुछ करता है। अच्छा, ये जो मैं आपको बताया कि सैक्रोइलिक जॉइंट के साथ जो इसका इशू है ना, उसको कैसे हम देखते हैं, वो इस तरह देखते हैं कि ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये जी सैक्रोइलिक जॉइंट पड़ा हुआ है, इसको आप देखें, आप जॉइंट है और उसके बाद उसकी ऊपर वाली जितनी, ये तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, साइड पे ले जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे जॉइंट है, पूरी स्पाइन तो बम्बू हुई है, बम्बू स्पाइन होने की वजह से अब लेकिन पेशेंट बम्बू स्पाइन के साथ चल भी तो रहा है। अब वो चल रहा है तो जब भी चलने की नॉर्मल बंदे का जब चलता है तो उसके साथ स्पाइन भी थोड़ी सी टिल्ट मारती है और सैक्रोइलिक जॉइंट के साथ आगे पीछे मूव करती रहती है और स्पाइन उसको मदद देती है। लेकिन इस बंदे के अंदर जो उसको चलने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो स्पाइन तो ऐसे बम्बू है और फिर वो जब चलने के लिए सैक्रोइलिक जॉइंट को आगे पीछे मूव करता है तो वो बेसिकली ज़ोर लगा के इन दोनों के दरमियान फासला ज़्यादा बढ़ा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता यही हॉलमार्क साइन हमें मिल जाता है वहाँ पे। वैसे हमें स्पाइन पे ये जो सिंडेस्मोसाइट्स और बेम्बू स्पाइन है वो भी मिल सकती है, कैफोटिक एंगल भी ज़्यादा मिल सकता है और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये देखें, हाइपरकैफोसिस होगी और स्पाइन जो है वो हेल्दी स्पाइन इस तरह नॉर्मल लॉर्डोसिस ये है और ये कैफोसिस नॉर्मल है उसका, लेकिन ये इसमें कुबड़ापन ज़्यादा आ जाता है। इसके अंदर फ्लेयर जब आते हैं, इट प्रेजेंट्स अ लो बैक पेन विच बिगिंस एज इंसीडियस इन लेटर इंटरमीडिएट पेन दैट में प्रोग्रेस टू बिकम बायलेटरल एंड परसिस्टेंट। लैब इसमें ESR रेज्ड आएगा। डायग्नोसिस इसका एक्सरे पे है, एक्सरे के अंदर हमने सैक्रोइलिटिस देखना और बैम्बू स्पाइन देखनी है। पॉजिटिव सिरोलॉजी हम क्या करवाएंगे, HLA-B27 की मैं बार बार काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। इंक्रीज स्पाइनल फ्रैक्चर, स्किन एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ सारी, इसके अंदर जो है ना बोन का लॉस हुआ है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, सारी बोन का लॉस है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी सेटिंग ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब ये TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6, इसने इंटरल्यूकिन 6 यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यूवर्ड के MCQ में इंटरल्यूकिन 17 है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के साथ काम करता है और सिनर्जिस्टिक एक्शन है इसका उसके साथ, और ये सिंडेस्मोसाइट्स बनाता है। तो अभी ट्रीटमेंट में आप देखिए, हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, स्पाइनस की रिजिडिटी हो जाती है। अभी जल्दी से हम चले जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट इसका हम ये करते हैं, ट्रीटमेंट हम एनसेट्स देते हैं, एनसेट्स दे के हमने प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को कम से कम रखना है और इससे हम डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर सेकंड लाइन इसकी, अगर उससे भी एनसेट से भी ये नहीं प्रोग्रेशन इसकी रुक रही, तो फिर हम एंटासिड और इन्फ्लिक्सिमेब और अडालीमेब और सेटोलीमेब और जो TNF अल्फा इनहिबिटर है और इंटरल्यूकिन सिक्यूकिनीमेब जो है वो इंटरल्यूकिन 17 का इनहिबिटर है, उसको हम दे सकते हैं। वो इन बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, वो इनको ब्लॉक करते हैं और साइड पर ले जाते हैं और सिंडेस्मोसाइट्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है और बैम्बू स्पाइन बनना कम हो जाती है और सारी डिजीज़ जो है वो थोड़ी सी उसकी प्रोग्रेशन कम हो जाती है। बाकी इसको ये आखिरी स्लाइड पढ़ा देता हूँ मैं आपको। 40 से कम साल में और 3 मंथ से ज़्यादा सिम्टम होते हैं एक्सरसाइज से, इनकी पेन बेहतर हो जाती है। आर्थराइटिस होता है, चेस्ट एक्सपेंशन कम होती है, एंथीसाइटिस, डेक्टिलाइटिस सारा कुछ पढ़ा दिया, एंटीरियोवियाटिस भी पढ़ा दिया, उसके साथ एओर्टिक रिगर्ज जो होती है वो भी पढ़ा दिया। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम मैंने स्पेनिंग में आपको पढ़ाया था, लेकिन इसके साथ कॉम्प्लिकेशन है कि कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम भी हो सकता है क्योंकि स्पाइन बैम्बू होती चली जा रही है और बैम्बू स्पाइन में जो एग्जिटिंग नर्व्स हैं उसको कंप्रेशन कहीं ना कहीं आ सकती है। ESR CRP रेज्ड होगा। सिरोलॉजी में HLA-B27 मिलेगा। सैक्रोइलिक जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है और उसका फासला बढ़ा हुआ होगा और MRI और सैक्रोइलिक जॉइंट भी आप करवाएंगे। ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है ये सारा वो MRI और सैक्रोइलिक जॉइंट, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि ये इसका एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। HLA-B27 भी कन्फर्मेटरी टेस्ट ही है। आगे जो हमारी जो डिजीज़ हैं वो हम आपको सुबह पढ़ाएंगे।